जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इतिहास का हम लोग 2 अंक वाले प्रश्न करने वाले हैं। कैसे प्रश्न? लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो जी बिल्कुल आप सही सुने और सही देखें आप लोग। हम लोग करने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न, वैसे लघु उत्तरीय प्रश्न जो एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस तरह के प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना होगा। एग्जाम से पहले आप जरूर इन सभी प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा या समझ के जाइएगा या तो याद करके जाइएगा, क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, अगर पढ़ के जाते हैं तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी निकल सकता है और सब्जेक्टिव तो है ही है। ठीक है, तो चैनल पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि जरूर लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं क्लास को देखने के बाद। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न की तरफ। तो पहला आज का प्रश्न क्या है कि राष्ट्रवाद क्या है। देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है, क्या कहा गया है, राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि देश के प्रति लगाव, देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति अपनी सब कुछ करना। तो क्या सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का जो अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति सोच और जो लगाव की भावना होती है ना, उसका विकास करना होता है। ये याद रखिएगा, राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है, मतलब अपने देश के प्रति सच्चा प्रेम। ठीक है, लगाव मतलब अपने देश के लिए कर गुजरने का जुनून। जैसे आर्मी वाले जो भी होते हैं, आप सोचिएगा आर्मी में जाते हैं, एयरफोर्स नेवी में, तो देखिएगा वो देश के लिए हर कुछ करना चाहते हैं, तो वो है सच्चे राष्ट्रवाद। ठीक है, और हम लोग क्या है, मिसलेनियस टाइप से, हम जब मुसीबत आती तो पीछे हट जाते थोड़ा सा, लेकिन वो सच्चे राष्ट्रवाद मतलब वो असलियत में देश की रक्षा कर रहे हैं, वो असली में देश की रक्षा कर रहे हैं, हम उसको खोखला करने पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का मतलब अपने देश से सच्चा प्रेम करना, सच्चा लगाव करना। आजकल जो भी नेतागण है वो कोई भी राष्ट्रवाद नहीं अपनाते, सिर्फ झूठी बातें बोलते हैं, समझ कर रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का मतलब कि सही में अपने देश के लिए कुछ करना, देश के लिए आगे जाना और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना, देश के प्रति, समझ लिया, अपने राष्ट्र के प्रति। ठीक है, तो जो लगाव होता है, जो उम्मीद होता है, जो आस्था, जैसे भगवान के प्रति जो आस्था होता है ना, जैसे भगवान के प्रति जिस तरह का आस्था होता है कि आपको कोई भी कितना भी कुछ कह देता है तो आप निगलेक्ट नहीं होते, बोलते हैं ना वही मेरे भगवान है, वही मेरे सब कुछ है, वही मेरे देवता है, वही सब कुछ है। वैसे ही राष्ट्र के प्रति मतलब अपने देश के प्रति इतना लगाव है ना कि बोलेगा कि हाई देश अच्छा है, हाउ है, नहीं, आप अपने देश के प्रति हमेशा रहेगा। ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं आप लोग के दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का भाग बनती है। मतलब ये बताती है कि अगर ये सब चीजें आपके अंदर आता है तो आप क्या हो जाएंगे, एकजुट होकर रहेंगे, भाईचारे की नीति अपनाएंगे, सब समानता होगा। राष्ट्रवाद का मतलब समानता, भाईचारे की नीति होगी, समाज जो होगा एक जैसा लगेगा, वहां के लोगों की संस्कृति भी एक जैसी लगेगी। ठीक है, भौगोलिक दशा भी आपको अच्छा लगेगा, तो वो राष्ट्रवाद कहलाएगा। मतलब देश के प्रति प्रेम करते हैं, ना कि अपने अपने प्रति प्रेम करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग सो। ठीक है, इतना याद रखिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 नंबर आप इससे प्राप्त कर सकते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो दूसरा प्रश्न हम लोग का है, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, भी पहले प्रश्न चैप्टर का ही है और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आता है। देखिए जर्मनी के एकीकरण में क्या बधाई थी। जर्मनी के एकीकरण मतलब देखिए जर्मनी जो है ना, जर्मनी में एकीकरण, एकीकरण बोलते हैं ना, एकीकरण, एकीकरण का मतलब एक होना। अब जो बटा है उसको एक करना। ठीक है, क्या कारण था उसका, बाधा क्या थी, बधाई क्या थी, वो किस चीज से एकीकरण नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इसको कैसे बना के लिखेंगे जर्मनी के एकीकरण में कई बधाई थी। जर्मनी के एकीकरण मतलब एक होने में उसको बहुत सारे बधाई थी। क्या बधाई थी कि पहली बात, जर्मनी में लगभग 300 छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे। कितने? 300 छोटे बड़े राज्य बट चुके थे। ठीक है, ठीक है, जिनमें से बहुत सारी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक भी समानताएं थी। मतलब कहने का मतलब अब 300 छोटे छोटे जो राज्य बच चुके हैं, अब कहीं पर कहीं किसी और को मानते होंगे भगवान को, कोई किसी और को मानता होगा, कोई किसी और को मानता होगा। अब हर जगह के लोग किसी को और मानते हैं। जैसे देख लीजिए आप लोग भी, आप लोग रहते हैं भारत में, लेकिन भारत की बात जब देश की बात आएगी तो भारत कहेंगे, लेकिन जब राज्य की बात आएंगे तो बोलेंगे हमारा राज्य बेस्ट है, हमारा स्टेट बेस्ट है, हमारा राज्य बेस्ट है, हमारे राज्य ने ये किया, हमारे राज्य ने ये किया। आप बोलेंगे कि दिल्ली वाले बोलेंगे कि यहाँ पर दिल्ली सातनाथ करता था, तो बिहार वाले बोलेंगे कि यहाँ पर मगध, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राट हुए, महावीर आए। तो वैसे राजस्थान वाले बोलेंगे राजा महाराजा की कहानियां बताएंगे, गुजरात वाला भी बताएंगे। तो ये अलग अलग स्टेट के, उससे दक्षिण भारत के जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बोलेंगे कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे राजा हुए कि तुम नहीं सोच सकते। तो ये राज्य के अंदर की बातें हुई थी, राज्य की कभी मिलती नहीं है संस्कृति वगैरह। देख लीजिएगा आप दक्षिण भारत का संस्कृति और उत्तर भारत का संस्कृति देखिएगा अलग देखने को मिलेगा। हर एक पंजाब की जो थोड़ी सी संस्कृति बदलाव, हर एक चीज मिलेगा।
मिलेगा, परिवेश मिलेगा, रहन सहन सब, स्वभाव वेशभूषा सब अलग मिलने लगेगा। तो यही सब कारण था, याद रखिएगा। ये सब 300 जो राज्य थे आपस में मैच नहीं करता था, ठीक है। तीनों जो 300 थे उनका आपस में मैच नहीं करता था, और जब मैच कर गया तब ये एकजुट हुआ था, याद रखिएगा। तो मैच करना जरूरी है, याद रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रवाद की भावना की कमी होना, एक देखिए, और वहां के लोगों में जो थी ना अलग अलग, जो राष्ट्र के प्रति नहीं रहता था बल्कि अपने राज्य के प्रति रहता था, उनको देश से मतलब नहीं होता था बल्कि अपने राज्य से मतलब होता था, ठीक है। अपने राज्य की बड़ाई उड़ाई सब करते थे, लेकिन देश के लिए कुछ नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि एक देश बने, एक देश का निर्माण हो, हम जब अलग अलग जो टुकड़े में बटे हुए हैं मिल करके एक बड़ा देश बनाया जाए, वो उनका ये कोई मत था। वो नहीं चाहते थे, बस जानते थे कि यही है ना, तो बस इसी में बेस्ट है, हम इसी में मस्त है, ठीक है। ऑस्ट्रिया भी जर्मनी के एकीकरण में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा था। ऑस्ट्रिया भी जर्मनी के एकीकरण में हस्तक्षेप करने का मतलब होता है ना, ऑस्ट्रिया भी नहीं चाहता था, ऑस्ट्रिया जो है ना वो भी नहीं चाहता था कि जो जर्मनी है ना वो एक हो जाए, ठीक है। वो जो 300 राज्य थे ना छोटे बड़े, उसको एक होने ही नहीं दे रहा था। हस्तक्षेप करने का मतलब बीच में जाकर के नहीं था, बीच दो झगड़ा के बीच में जाकर के बीच में पड़ जाना और दोनों को एक नहीं होने देना, वही काम कर रहा था। ये नहीं चाहता था कि एक हो जाए, ये नहीं चाहता था क्या हो जाए, एक हो जाए, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे हम लिख सकते हैं कि अंत में मेटरनी की प्रतिक्रिया नीति भी इस प्रक्रिया में विलंबित करी थी। अब देखिए, मेटरनी जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और वो जो चांसलर बना था तो वो घोर प्रतिक्रियावादी था। वो नहीं चाहता था, वो बिल्कुल नहीं चाहता था। वो चाहता था कि पुरातन व्यवस्था ही चले, शासन की ये सब व्यवस्था ना चले, ना कि 300 जो अलग अलग राज्य जा करके फिर मिल करके एक हो जाए, तब तो एक अलग नीति चल जाएगी, एक अलग पावर चल जाएगा, एक अलग सरकार चलेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये भी नहीं चाहता था, याद रखिए। इस तरह से क्या थी, जर्मनी के एक होने में बहुत सारे नुकसान हो रहे थे, दिक्कतें आ रही थी, ठीक है, समझ लीजिएगा। अब वैसे ही सेम समझ ले, बिहार को आप बोल देंगे कि बिहार के एकीकरण होने की क्या पीछे कारण है, हमारे यहाँ के लोग जो है हम सभी एकजुट नहीं रहते हैं, हम एक चीज पर बिहार पर बात नहीं करते, यहाँ के जो नेतागण है वो एक चीज पर बात नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण बिहार जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वैसे याद रखिएगा, जर्मनी का निर्माण होने में इन सभी को रुकावट पैदा करने का कारण था, ठीक है। तो इतना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर इजिली मिल जाएगा। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न आप लोग के सामने क्या है, कह रहा है कि मेजनी कौन था। अब तीसरा प्रश्न हम लोग के सामने है कि मेजनी कौन था। देखिए, लिख सकते हैं कि मेजनी मुख्यतः एक साहित्यकार था, शॉर्टकट थोड़ा सा लिख सकते हैं, मुख्यतः तो लगा दीजिएगा यहाँ पर, मुख्यतः एक साहित्यकार था, छूट गया है, मुख्यतः एक साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीतिक से भी प्रेम था। वो क्या था, राजनीति से भी प्रेम करता था, उसे राजनीतिक से भी लगाव था, ठीक है। वह कुछ दिनों तक क्या किया, एक क्रांतिकारी रहा, और फिर उसने गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा रहा था, ठीक है। लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखता था, वो भी चाहता था कि गणतंत्र रहे, समाज जो है एकदम स्वतंत्र रहे, आजाद रहे, बेस्ट रहे, वहां पर किसी शासक का शासक ना हो बल्कि वहां पर लोगों का शासन चले, ठीक है। ये भी स्वतंत्र चाहता था, ठीक है। इतना लिख देंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और भी बहुत सारा चीजें इसके बारे में लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है आपके सामने देखिएगा, अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2 नंबर के लिए आएगा। इतना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख दीजिएगा मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में 1815 से 48 तक शासन किया। मतलब कि मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में, चांसलर बन करके कब तक, 15 से लेकर 1548 तक शासन किया। तो इस युग को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेटरनिक युग कहा जाता है। इस युग को ही हम लोग क्या कहा जाता है, मेटरनिक युग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेटरनिक का शासन काल चला था, ठीक है। जैसे हम लोग मुगल काल पढ़ते हैं ना, बोलते हैं मुगल काल यानी मुगल का जब से आए, बाबर आया और बहादुर शाह जफर, जब इसके बीच का जितना भी शासन काल था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुगल काल बोलते हैं ना। वैसे यहाँ पर मेटरनिक युग बोला जाता है जब से मेटरनिक गद्दी पर बैठा और खत्म। जैसे मोदी का आ जाएगा, नरेंद्र मोदी जी हैं, अब इनका शासन काल बोला जाएगा तो जब से ही प्रधानमंत्री बने थे और कब तक ले रहेंगे तब तक का इनका जो होगा वही समय काल यानी मोदी युग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, मोदी काल, ये मोदी युग कहलाएगा। जब से वो गद्दी पर बैठे हैं, जब से प्रधानमंत्री बने हैं और जब तक रहेंगे, ये क्या कहलाएगा, मोदी युग कहलाएगा। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिए। जैसे नेहरू युग होता है, नेहरू का काल चला था, नेहरू युग पढ़ते हैं, उसी तरह से मोदी को, उसी तरह से मेटरनिक युग चल रहा था। कब से कब तक, 15 से 18 तक, ठीक है। तो इस युग को हम लोग क्या कहते हैं, मेटरनिक युग कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ याद रखिएगा एक थोड़ा सा और लाइन लिख सकते हैं कि इस अवधि में इस काल में उसने पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने का पूरा तब प्रयास किया था। वो चाहता था कि पुरातन व्यवस्था चले, इसलिए वो जर्मनी और इटली को एक होने ही नहीं दे रहा था, उनको रोक रहा था, ठीक है। उनको एक होने के कारण ही था। अब आइए आगे वाला जो क्वेश्चन उससे पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो इतना बना देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आइए आज का जो है हम लोग का लास्ट प्रश्न है
क्या कह रहा है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इससे आप जरूर पढ़ के जाएंगे। इटली और जर्मनी के एकीकरण मतलब इटली और जर्मनी एक हो जाए, इसके लिए ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। इटली और एकीकरण में, इटली का भी एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण में कौन बाधा बन रहा था। ना इटली का एकीकरण हो रहा था, ना इटली को एक बड़ा साम्राज्य बनने दे रहा था, ना जर्मनी को। ठीक है, तो इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में जो था ना, ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा थी। कौन सबसे बड़ा बाधा था, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो थी ना, वो उसकी यही भूमिका रही, उसका यही उसने रोल निभाया। जैसे फिल्म में देखते हैं, आप लोग मूवी देखे होंगे, केजीएफ आप चैप्टर 2 आया था। ठीक है, केजीएफ चैप्टर 2 आया था शायद। ठीक है, तो आपने उसमें जो मूवी में देखा होगा, उसमें जो विलेन का रोल निभाया शायद संजय दत्त निभाए थे, शायद मैंने उतना ध्यान से देखा, शायद संजय दत्त रोल निभाया। ठीक है, तो जब संजय दत्त रोल निभाए थे, आपको याद रखिएगा, संजय दत्त ने जो रोल निभाया था, विलेन का रोल निभाया। क्या लिखा है, विलेन का रोल निभाया। ठीक है, तो उसी तरह से याद रखिएगा, यहां भी ये ऑस्ट्रिया एक तरह का विलेन का रोल निभा रहा है। क्या निभा रहा है, विलेन का रोल निभा रहा है। किसके लिए, ये इटली और जर्मनी के लिए। ये नहीं चाह रहा है कि ये एक हो जाए और एकजुट होकर के मिल जाए। तो इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा थी, क्योंकि वहां का जो चांसलर था ना, वहां का जिस सरकार थी ना, वो घोर प्रतिक्रियावादी था। वो नहीं चाहता था ये सब हो, वो बिल्कुल नहीं चाहता था इस तरह की कृत्या करना। ठीक है, उसने इटली और जर्मनी के एकीकरण जो इटली के एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलनों और प्रयासों को दबा दिया था। वो नहीं चाहता था कि ये दोनों एक हो। इसके लिए उसने क्या किया कि जो जर्मनी के एकीकरण होते हुए सभी आंदोलन और प्रयासों क्या किया, उसने दबा दिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण हेतु जितने भी आंदोलन किए गए, जितने भी प्रयास लोगों ने किया, वो सबको दबाता चला गया था। ठीक है, सबको दबा रहा था। क्या कर रहा था, सबको दबा रहा था। जैसे भारत में ही अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष चला था, जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, तो इनको भी लोगों को क्या किया जा रहा था, दबा दिया था, मतलब मार देता था, खत्म कर देता था। कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि यहाँ पर भारत स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए, तो वो दबा देते थे। ठीक है, जैसे रोलेक्ट एक्ट लाए थे। रोलेक्ट एक्ट आप लोग जानते होंगे, रोलेक्ट एक्ट आगे पढ़ने को मिलेगा। रोलेक्ट एक्ट में भी यही था कि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ का शासक जो है, लोग जो है विद्रोही बन जाए और अपना आजादी की खोज करने लग जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें। इसी तरह से ऑस्ट्रिया भी छोटा ना, वो वहाँ का चांसलर जो था, वो भी नहीं चाहता था कि ये दोनों आपस में मिल जाए। ठीक है, इसलिए जितना भी आंदोलन और प्रयास होता सबको दबा दिया था। ठीक है, ऑस्ट्रियाई समाज की ताकत ने इटली के लंबे समय तक रोक और दोनों क्षेत्रों को लगातार बांट रखा था। मतलब ये नहीं चाहता था कि दोनों एक जैसे मिल जाए, और इन दोनों को इतना ना दूर फैला कर रखा था कि वो जब भी मिलना चाहते थे, उसमें वो लोग रुकावट पैदा कर देते थे। ठीक है, ये पुरातन व्यवस्था चाहता था। क्या चाहता था, पुरातन व्यवस्था चाहता था बस। ये इसलिए नहीं चाहता था कि ये सब मिले, ये जुट हो जाए, एक साथ हो जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आ गया। अगर यहां तक समझ आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर बताइए कि क्लास आज का कैसा रहा। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।